जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिसंबर सीटेट 2024 के लिए एसएसटी में इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज इसमें चैप्टर नंबर 17 है दोस्तों। चैप्टर नंबर 17 में है उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। तो इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक एसएसटी में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे। जैसा कि आपको इसमें दो कथन दिए गए हैं, इसको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक सरकार को डिकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े, जो कि पहला वाला इसका क्या है, सही है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। ए वाला इसका सही है, बी वाला इसका गलत है। फिर उसके बाद आता है सी वाले में कहा जा रहा है कि आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और सी इसका सही है। ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिरसा मुंडा आंदोलन या बिरसा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 ईस्वी में खूंटी या कट्टी या बेड़ बेगारी पारंपरिक भूमि व्यवस्था के संदर्भ में हुआ था, जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को दर्शाया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने दीकू और आदिवासियों के लिए जमीन की सुरक्षा नए वन कानून लाए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अंग्रेजों ने नील की खेती की। तो अंग्रेजों ने नील की खेती की, इसमें कथन दिया गया है कौन सा सही है। तो जमैका और भारत में अंग्रेजों ने नील की खेती की, जबकि कैरिबियाई द्वीप समूह यहाँ पे नहीं, वेनेजुएला यहाँ पे भी नहीं। तो इसमें ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। इसमें कहा जा रहा है कि 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि पहला वाला सही है। कथन ए इसका सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनाने के बाद गहरे संकट में फंस गए। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही था, बी ए से पहले आता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1770 ईस्वी में अकाल पड़े बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। जागीर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। 18वीं शताब्दी ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथनों में से दोनों क्या हैं, सही थे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1770 के बाद अकाल की स्थिति अच्छी वर्षा अकाल के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर भूमि निर्जन हो गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़ करके इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि महात्मा गांधी भारत में पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध थे, जो कि क्या है, पहला वाला इसका सही है, पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। बी में कहा जा रहा है वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए बी, इसमें दोनों क्या थे, सही थे और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें सही था, बी ए का सही व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है।
इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट कर रहा। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षण भारतीयों को अपाहिज बना रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि कैसा था। औपनिवेशिक काल में ये व्यवहार था, आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत है दोस्तों, आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय एकमात्र स्रोत छीना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आदिवासियों के विकास के संदर्भ में गलत कथन, जबकि उन्हें विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों के रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं। ये पैदा कर सकते हैं दोस्तों पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास। ये तीनों के द्वारा, सराहना के द्वारा नहीं, ये तीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी डी, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, बी सी डी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है। तो भोटिया ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा आदि जो कि गौड़ तथा भील मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका एक चलन प्रारंभ हुआ था। तो किसका, तेल चित्र का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपॉइची और क्रॉक निम्न में से क्या है। यह है उत्तरी अमेरिका के किले। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। तो इसके कौन है, तो ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ज्योतिबा फूले। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जो निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात कथाकथित निम्न जातियों से है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था। तो इसमें बताना है कौन सा परिवर्तन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ये अस्थाई समझौता ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहता था। ये भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर
आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो किस पंथ पर? ये जगन्नाथ पंथ पर। जगन्नाथ पंथ पर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये आदिवासी प्रभाव सबसे ज्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव के अनुयायी होते हैं। इनकी पूजा विधि में मंत्र तंत्र के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोलका क्या है? तो मोलका एक प्रकार का घर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मोलका क्या है? तो मोलका एक प्रकार का घर है। इसमें दिया गया है कि कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया मोलका कहा जाता है। यह जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवासी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ये छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, छोटा नागपुर पठार में। तो भारत में मुंडा जनजाति का निवास स्थल छोटा नागपुर पठार है। मुंडा जनजाति ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंधित रखता है। मुख्यतः यह झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध के रूप में प्रदर्शित करने की परिणाम स्वरूप प्रायः क्या होता है? तो इसका परिणाम स्वरूप है जो कि इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 20 है कि सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है। यह क्या है? तो ये आदिवासी कार्यकर्ता था, आदिवासी कार्यकर्ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सीके जानू केरल के प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता थे। उन्होंने भूमिहीन आदिवासियों के पक्ष में एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन को मुथुंगा संघर्ष के नाम से जाना जाता है, तो मुथुंगा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? ये किया गया है अहोम। अहोम ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। असोम में पाए गए जाने वाली आदिवासी समाज अहोम कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आदिवासी जनजाति लोगों अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने किसके लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था? ये इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों की छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि बैकफुट इंडियन है, तो बैकफुट इंडियन क्या है? ये उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है बैकफुट इंडियन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कहा जा रहा है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 में तो अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, ये जो कि यही इसका गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो गुलामगिरी ये ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक
1872 ईस्वी में प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। ज्योतिराव फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और 1873 में की थी। 1888 में इन्होंने महात्मा कहा जाने लगा था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। तो वे अपना अधिकार कौन कौन सा खो देते हैं? तो वे खो देते हैं दोस्तों अपना अधिकार रीति रिवाज, ये जो कि सही है। आय और आजीविका, ये भी सही है। और जंगल में प्रवेश के स्रोत, ये भी सही है। वंचित समुदायों के रूप में स्थिति, ये जो कि गलत है। तो इसका ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए बी सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? ये खोंड, खोंड ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समुदाय पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय इस तरह का एक समुदाय था। इसका समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश दिए गए हैं और उनसे जनजाति दिया गया है। तो पंजाब में वन गुज्जर रहते हैं, आंध्र प्रदेश में लबाडिया रहते हैं, कुल्लू में गद्दी समुदाय के रहते हैं, कश्मीर में बकरवाल रहते हैं और छोटा नागपुर पठार में मुंडा रहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला कथन है कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता था, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं, जो कि ये सही है। बी में कहा जा रहा है कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग है और संभवतः उतनी ही पुरानी है। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। ए और बी इसमें दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है? सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? तो बिरसा आंदोलन के विषय में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कथन इसमें कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा का राजकीय प्रतीक बनाया, जो कि ये गलत है। यहाँ सफेद झंडे का बनाया गया था। बी में कहा जा रहा है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया था, जो कि सही है। बी वाला इसका सही है, ए वाला इसका गलत है। फिर उसके बाद आता है इसमें फिर कहा जा रहा है कि सी में कहा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। ये क्या है? ये भी गलत है, विरुद्ध नहीं था, पक्षधर था। डी में कहा जा रहा है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और डी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में ए में कहा जा रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद बी वाले में कहा जा रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। तो ए और बी दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है, ए का कारण बी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा जा रहा है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामीगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? यह है डोगरिया,
कोड, डोगरिया कोड। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूमि स्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया, जो कि पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है, पहला वाला इसका गलत है। बी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों की भू नीतियां मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं जमीन छीने जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। तो ये क्या है, ये सही है। ए वाला इसका गलत था, बी वाला इसका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। बी क्या है, बी सही है, किंतु ए क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन आए थे, इसको आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, जो कि पहला वाला इसका क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, ये जो कि गलत है। सी में कहा जा रहा है डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। और डी में कहा जा रहा है कि एजेंट से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, ये क्या है, ये सही है। तो ए और डी इसका सही है, बी और सी इसका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसमें ए और डी क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था, क्योंकि क्योंकि लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला है कि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका क्या है, सही है। फिर उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने में और ऊर्ध्व गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिली, ये क्या है, ये इसमें गलत है। सी में कहा जा रहा है कि इनके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कद काठी और कौशल था, ये भी क्या है, ये भी गलत है। डी में कहा जाए वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे, ये क्या है, ये सही। इसमें ए और डी इसमें सही थे, जबकि बी और सी क्या था, इसमें गलत था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। ए और डी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता दी थी। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों पर भूमि के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चुनाव करना है। कथन ए दिया गया है और कथन बी दिया गया है। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। तो इसमें क्या है, बहुत परिवर्तन आया, जो कि पहला वाला क्या है, सही है, ए वाला इसका सही है। बी वाले में कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को कई गांव पर जमीनों का मालिकाना मिला और साथ में जमीनों को किराए पर देने का अधिकार मिला, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। ए और बी इसमें दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जनजातियों का उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो उनके साथ सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सही है। खोखर, खोखर ये जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। लंगाहा, लंगाहा ये जो कि मुल्तान से बिलोंग करते हैं। बलोच, बलोच ये जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के
उत्तर पश्चिम में, तो ये चौथा सही है। गड्डी, गड्डी ये पश्चिम हिमालय में दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि फिल्में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए एवं समूहों में नृत्य करते हुए दिखाई देती हैं, क्या परिणाम हो सकता है? तो इसमें क्या परिणाम हो सकता है? ये हो सकता है जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्धता धारण बनाए रखना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। तो इसमें दिया गया है अभिकथन में, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ता गया, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो पहला वाला इसका सही है। आर में कहा जा रहा है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और दोनों इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि कथन को पढ़िए और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला वाला कहा जा रहा है इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की थी, जो कि सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें विधवा विवाह के संबंध बताना है कौन सा सही है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। तो बी वाला इसका क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार की ओर से लॉर्ड डलहौजी ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए भी सभी जातियों को संस्कृत पढ़ाने का अवसर प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि मध्यम मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों का सही विकल्प इसमें चुनना है। कौन सा इसमें सही है? तो इसमें पहला दिया गया इसमें कि मध्यम मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे, जो कि पहला वाला सही है इसका। बी वाले में कहा जा रहा है कि मध्यम मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे मान लेते थे। तो बी वाला भी इसका क्या है? सही है। ए और बी इसमें दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सत्य हैं, बी ए की व्याख्या करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से कर पाए या दे पाए, क्या कर पाए या दे पाए? ये किए थे बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ संसाधनों के साथ तैयार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से कौन सा इसमें सही है। इसको चयन करना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, जो कि पहला इसका क्या है? सही है। बी में कहा जा रहा है कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी, जो कि ये क्या है? ये गलत है। फिर सी में कहा जा रहा है कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है।
तो ए और सी इसका सही है, जबकि बी इसमें क्या था, गलत था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ए और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। ये गांव के मुखिया को ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। महलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाता था। बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। इसके लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से तय नहीं किया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू की गई। अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने की तरह तरह के कृषि कानून बनाए, जिसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। कैप्टन रीड एवं टॉमस मुनरो ने रैयत वाड़ी व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था बंबई, मद्रास, असम में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्र शामिल था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। इसमें बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, जो कि पहला वाला क्या है, सही है। बी वाले में कहा है इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सके, ये भी सही है। सी में कहा जाए इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा, ये गलत है दोस्तों। तो ए और बी सही है, जबकि सी इसमें क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि गौड़ जनजातियां आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई हैं। तो ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गौड़ जनजातियां विश्व के सबसे बड़ी आबादी आदिवासी समूहों में एक है। इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे, नाक बड़ी और फैली होती हैं। यह जनजाति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती हैं। इनका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। गौड़ 4 जनजातियों में विभाजित है: राजगौड़, मडिया गौड़ और ध्रुवेड़ गौड़ और खुतवार गौड़। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे, जो कि पहला वाला क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे, ये क्या है, ये गलत है। सी में कहा जा रहा है दीकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की थी, ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है। तो केवल इसमें पहला वाला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजों को अपने शासन के दौरान भारत में आदिवासी समूह का एक बड़ा प्रतिशोध झेलना पड़ा। अंग्रेजों के साथ मिलकर व्यापारियों महाजनों ने उन्हें आर्थिक रूप से गुलाम बनाया। जल जंगल जमीन का अपना फायदे के लिए उपयोग किया। आदिवासियों के विरोध पर उनके विरोध को क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, जिसमें कोली विद्रोह, खैबर विद्रोह, रंपा विद्रोह प्रमुख थे। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला है कि आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया, जो कि सही है पहला वाला। बी में कहा जा रहा है आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत अधिपत्य बना रहा, ये क्या है, ये गलत है। तो
तो ए और बी इसका सही है, जबकि सी वाला क्या था, इसमें गलत था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है। उन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया जो कि प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ तक हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर बस्तर, फिर वर्ली। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। कोल विद्रोह ये 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, और बस्तर विद्रोह 1910 में, और वर्ली विद्रोह ये 1940 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि मध्यम मार्गियों ने मांग की सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाएगी, जो कि पहला वाला सही है। आर में कहा जा रहा है कि उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त करते हैं, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। ए और आर दोनों इसमें सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय औपनिवेशिक ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ा मिलान कीजिए। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही है, आपको इसमें बताना है। फ्रांसीसी जो कि ये कैरिबियाई द्वीप के थे, पुर्तगाली ये कहाँ के थे, ब्राजील के, फिर अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज ये जमैका, फिर स्पेनिश ये वेनेजुला में करते थे। वेनेजुला तीसरा सही है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का चौथा सही है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का इसमें तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही है। ए में कहा जा रहा है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करता था, जो कि पहला वाला क्या है, पहला वाला इसका गलत है। बी में कहा जा रहा है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूर को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये क्या है, ये सही है, बी वाला इसका सही है। सी में कहा जा रहा है कि निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो बी और सी इसका सही है, जबकि ए इसमें क्या था, गलत था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बी और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि अभिकथन ए और कारण आर को पढ़े और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि पहला वाला इसका क्या है, पहला वाला इसका सही है दोस्तों, पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आर में कहा जा रहा है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीजों को खरीदने में किया जाता था। ये भी कारण भी क्या है, इसका सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलवावा दिया गया। ये इसका इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रदर्शित किया था। ऑप्शन नंबर इसका यही सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है।
कि प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थिति यानी कि हालातों को समझना चाहती थी, किंतु इसके पास वह केवल द्वितीयक स्रोत ही जुटा पाई थी। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले थे? तो उसको कौन सा साक्ष्य मिला था? तो उसको मिला था 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान, जो कि पहला वाला सही है। बी में कहा जाए नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा गाए गए गीत, ये क्या है? ये गलत है इसमें। सी में कहा जा रहा है कि नील आयोग इंडिगो कमीशन द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार, ये भी क्या है? इसमें गलत है। तो इसमें केवल ए वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें ए वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील की खेती निजी व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग अलग समस्याएं थी, जिन्हें निजी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। तो समस्याओं का सामना किया, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया। ये क्या है? ये सही है। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें कहा जाए देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें। तो इसमें उपनिवेश के साथ मिलान कराना है, कौन सा इसमें सही है? तो दिया गया है फ्रांस। फ्रांस ये जो कि सेंट डामिग्यू, जो कि ये सही है। पुर्तगाल यानी कि ब्राजील, चौथा सही है। इंग्लैंड जो कि ये जमैका, पहला सही है। स्पेन ये वेनेजुएला, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी वाला सही है। ए का दूसरा था, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा इसमें सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग क्या है? तो साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है, पहला है कि साम्राज्यवादी फतह की लोक स्मृतियां गढ़ती हैं, जो कि पहला वाला क्या है? सही है। बी में कहा जाए अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत करती है, तो ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुए, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है भारत को पूरी प्राथमिकता के साथ दर्शाती है, ये क्या है? ये गलत है इसमें। तो ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। ए बी सी इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें कहा जा रहा है कि सुधारकों का आंदोलनों के साथ मिलान कीजिए। तो सुधारकों का आंदोलनों के साथ इसमें मिलान कराना है, बताना है कौन सा इसमें सही है। घासीदास ये जो कि सतनामी आंदोलन से संबंधित थे, तीसरा सही है। पेरियार ये आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित थे, पहला सही है। डोरोजियो ये जो कि यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थे, तो दूसरा सही है। अंबेडकर ये मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित थे, चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। ए का तीसरा सही है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो ये कश्मीर के बकरवाल, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन से कारण देंगे? तो इसमें कौन सा कारण दिया जाएगा, इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में। तो पहला है कि अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा, जो कि पहला वाला इसका सही है। बी में कहा जा रहा है कि नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। ए और बी इसमें दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है।